जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज है साहित्य और भावनाओं के इंद्रधनुषी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं कवियत्री, कहानीकार और शिक्षाविद डॉक्टर हेमा कुलश्रेष्ठ, जिनका लेखन जीवन के बदलते मूल्यों, रिश्तों की गर्मी और समाज की गहराई को बखूबी छूता है। बदलते जीवन मूल्य, अनचाहा फैसला, दगा, अधूरी तमन्ना जैसी कहानियां हो, या मैं नारी हूं, बचपन की यादें जैसी कविताएं, हर रचना में उनकी संवेदनशील दृष्टि झलकती है। डॉक्टर हेमा जी न केवल एक सशक्त लेखिका हैं, बल्कि काव्यकोश, प्रतिलिपि जैसी ई पत्रिकाओं में अपनी उपस्थिति से डिजिटल साहित्य की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो आइए स्वागत करें डॉक्टर हेमा कुलश्रेष्ठ का और जानें उनकी रचनात्मक यात्रा, उनके अनुभव, उनके शब्दों के पीछे की संवेदना। हेमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें बुलाया। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। तो हेमा जी, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से ही करते हैं। हेमा जी, आपका जन्म और प्रारंभिक जीवन मुरैना में बीता। वहां के माहौल और उसके परिवेश ने आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को और लेखन को कैसे प्रभावित किया? यहाँ के माहौल और परिवेश ने मेरे लेखन को और मेरे व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और यहाँ की मिट्टी से मुझे भाईचारा, निडरता और ईमानदारी मुझे यहाँ की मिट्टी से मिली है। मगर मेरे व्यक्तित्व को मेरे शौक ने काफी प्रभावित किया है। कहानी है और मेरी फिल्में देखने का शौक और कहानी के पात्रों ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है, और मेरी मन की चंचलता और भावुकता दोनों ने ही बहुत अधिक प्रभावित किया है। और इसके जीवंत उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे रहन सहन का ढंग, वो सारा मेरा यहाँ की मिट्टी और पात्रों से ही प्रभावित है। बहुत सुंदर। नेचुरली आप मुरैना में इतने सालों से रह रही हैं, तो आपके लेखन में भी और आपके व्यक्तित्व में भी यहाँ की झलक आई होगी, निश्चित है। जी, निडरता मैंने वहीं से आई है, और इसके लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ता है निडरता की वजह से, क्योंकि जो भी निकलता है वो सब हृदय से निकलता है। और ये नहीं कि कुछ मुंह पे कुछ और हृदय में कुछ और, ये सब नहीं है। बहुत खूब। चलिए, तो आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एमए किया है। यह निर्णय आपने कैसे लिए? क्या दोनों भाषाओं का अध्ययन आपके लेखन को अलग दृष्टिकोण देता है? दोनों भाषाओं का अध्ययन तो अलग दृष्टिकोण नहीं देता, लेकिन मैंने केवल अंग्रेजी में एमए करने का केवल निर्णय इसलिए लिया कि हिंदी को थोड़ा सा मैंने देखा थोड़े बड़े समाज में या अपन कहीं आगे जाते हैं तो उसमें थोड़ी हेयर डेंसिटी से देखा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंग्लिश में भी एमए करूं, जिससे मुझे अपना जो मन का वो था, अपने मन के में जो हीन भावना से बचने के लिए मैंने ये इंग्लिश में एमए किया। वैसे मेरे हृदय से ये ना मेरी रुचि इंग्लिश में है। मेरे सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट हिंदी ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो हमारे समाज की विडंबना है। आप सही बता हाँ, रही हैं। हमारे कई हाँ, लोगों में कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें अंग्रेजी हाँ, बोलना नहीं आता।
हाँ लेकिन हाँ हिंदी जितनी अच्छी भाषा, उसकी तो बात ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ कह रही हैं आप। ये एक हमारे समाज की विडंबना है और देश की भी है। चलिए, हम्म, आपके पीएचडी का विषय क्या था? आपने डॉक्टरेट भी कर रखी है। और हाँ। पहले तो ये बताएं कहाँ से की, और इस शोध यात्रा के दौरान आपको कौन सा अनुभव सबसे यादगार रहा? ये मैंने ग्वालियर से केआरजी कॉलेज में से की थी, और जी। डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया के अंडर में की थी। और इसका विषय था कमलेश्वर के कथा साहित्य कहानियों में जीवन के विभिन्न संदर्भों का अध्ययन। भाई, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। कमलेश्वर जी के ऊपर आपने पीएचडी की है। जी वो जी मेरे भी बहुत फेवरेट लेखक हैं, बहुत ही फेवरेट लेखक हैं, क्योंकि एक सारिका पत्रिका आती थी जिसके वो संपादक थे। जी जी, मैंने जो उनसे डायरेक्ट बात की है। अरे वाह 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 वाह, तब तो आपसे किसी दिन फुर्सत में बातचीत करनी पड़ेगी। जी कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये दो हाँ, तीन ऐसे कथाकार हैं जो कि हमारे जमाने में, जिनकी कहानियों से और उपन्यासों से हम बहुत प्रभावित हुए थे। बहुत हम्म। सुंदर। इनके जो मेरा जो अनुभव रहा इसमें पीएचडी में, तो हम्म, उसका ये रहा था कि मुझे पूरी कहानियां उनकी मिल गई, और मैंने ये सब्जेक्ट चुन लिया। उसके बाद मैंने आधी थीसिस लिख ली। आधी अच्छा। थीसिस लिखने के बाद मेरे को एक लेटर आया कि आपका सब्जेक्ट निरस्त किया जाता है। ओहो। और सब्जेक्ट निरस्त कर दिया। फिर मेरा दोबारा से मुझे बुलाया, और हम्म, दोबारा से उन्होंने सब्जेक्ट बोला, आप अपने मन से सब्जेक्ट लेके आए। फिर मैंने दोबारा से सिनॉप्सिस लिखा। उसके बावजूद उन्होंने फिर मुझे तीसरा ही दिया। मतलब वो दोनों नहीं दिए, और तीसरा हम्म, अलग से उन्होंने अपने मन से दिया सब्जेक्ट हम्म, साक्षात्कार में। तो मुझे काफी बुरा लगा था उस समय, और ऐसा लग रहा था, एक एक समय तो ऐसा आया कि हम्म, मुझे लगा कि शायद मेरा पीएचडी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो बस ये परेशानी आई, और नहीं साहित्य मिलने में उनका, कमलेश्वर जी का साहित्य बड़ी आसानी से। और उन्होंने एक किताब घर है दिल्ली में, उन्होंने हम्म। उनका नंबर प्रोवाइड कराया और उनसे डायरेक्ट संपर्क कराया। बस ये थोड़ा-सा मुझे अनुभव वैसा रहा, लेकिन वैसे बहुत, जब पूरा हुआ सपना तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अपना पूरा सपना कर सकी इसे। बहुत सुंदर। मजा आ गया कमलेश्वर जी को याद करके, और हिंदी साहित्य के इतने विद्वान लेखक को याद करके आपके साथ में बहुत अच्छा लगा। तो हेमा जी, यहाँ हम कमलेश्वर और हिंदी साहित्य से जुड़ा कोई एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, उनको याद करते हुए। जब जीरो दिया मेरे मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हेमा जी, आपकी पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी और कहाँ से प्रकाशित हुई? क्योंकि पहली रचना हमेशा लेखक को याद रहती है और उनके दिल के करीब होती है। उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। बिल्कुल। ये वैसे तो मैं ना बचपन से कुछ ना कुछ लिखती रही हूँ। डायरी टाइप लिखती थी। उसके बाद लेकिन मेरी पहली प्रकाशित रचना जो है, वो हिंदी साहित्य दर्पण की एक पत्रिका, ये गुना से प्रकाशित है, साहित्य दर्पण करके। उसमें मेरी कहानी अनचाहा फैसला,
ये प्रकाशित हुई थी। ये मेरी पहली कहानी। तो जब आपने पहली रचना किसी पत्रिका में छपी तो उस पल की अनुभूति कैसी थी, कैसा महसूस किया था आपने? बहुत खुश हुई होंगी, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं जो हम एक मतलब स्त्री की जो विडंबना रहती है कि वो लड़कियों की तो स्पेशली रहती है कि वो कोई बात खुल के नहीं कह पाती हैं अपनी बात को। और ये कहानी के माध्यम से जब वो छप गई तो मुझे लगा कि मैं कहानी से के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। और बहुत सुख का अनुभव हुआ था उस समय। बाय द वे, ये अनचाहा फैसला जो आपकी पहली रचना थी, इसका कुछ हम्म। ब्रीफ में हमें बता सकते हैं किस चीज के बारे में थी? नारी के किस भावों को उजागर करती थी? ये कन्या भ्रूण हत्या के बारे में थी। इस तरह अच्छा। से कोई स्त्री नहीं चाहती अपने बेटी हो या बेटा दोनों उसके लिए बराबर होते हैं, लेकिन उसे किसी दबाव के कारण जो फैसला करना पड़ता है उसकी विडंबना इस कहानी में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर हेमा जी ये बताइए कि जैसे आप लिखने की तरफ या लेखन की तरफ आपका रुझान हुआ, तो क्या आप में परिवार के कोई सदस्य या शिक्षकों में से किसी ने इस लेखन के प्रति आपको प्रेरित किया था? मेरे को परिवार की सभी सदस्यों ने प्रेरित किया था और सभी बहुत खुश होते थे। मेरे पिताजी, मेरे पति, खासकर मेरे पिताजी मेरी हर रचना को पढ़ते थे, लेकिन बस वो यही कहते थे कि आप ना कुछ ऐसी मतलब मेरा क्या था व्यंग्यात्मक कुछ रचनाएं मैं लिखती थी, वो मैंने कभी प्रकाशित मेरे पिताजी ने नहीं होने दी। वो कहते थे कि आपको सर्विस में परेशानी आएगी। तो इस तरह की रचनाएं वो मना करते थे। और वैसे कार्य क्षेत्र में तो मुझे बहुत सारे व्यवधान आए और हमेशा मतलब लेखन की वजह से वो लोग व्यवधान खड़े करते ही रहते थे। लेकिन हाँ। मेरे फूफाजी ने ना मुझे मंच तक जो लाया, मतलब मेरे संकोची मन था मेरा बहुत ज्यादा, और जो मुझे मंच तक ले गए वो मेरे फूफाजी थे, श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ। अच्छा। उनका बहुत बड़ा श्रेय मेरे जीवन में लेखन में रहा है। तो उन्होंने आपको बहुत प्रोत्साहित किया, इसका बहुत मतलब। प्रोत्साहित किया। जब मैं स्टेज पे खड़ी नहीं हो पाती थी, एक मेरी गाइड थी डॉक्टर अन्नपूर्णा भदौरिया, जो मेरी मतलब जहाँ प्रोग्राम होते थे वो मुझे जरूर बुलाती थी और मेरे पीछे बैठ के बोलती थी कि मैं पीछे बैठी हूँ, आप अपना बोलोगी, किसी को देखना नहीं है आपको। तो वो मुझे बहुत, दो ही लोग थे, सबसे ज्यादा फूफा जी का श्रेय है इसमें। बहुत जरूरी होता है किसी का प्रोत्साहन किसी का। मिलना जीवन हाँ, में आगे बढ़ने के लिए, और अगर ऐसा संबल आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं तो शायद मुझे लग रहा है लेखन मेरा कहीं एक कोने में रखा रहता। तो चलिए इसी प्रोत्साहन के को याद करते हुए हम इन्हीं भावों को लेकर एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाना सुनते हैं। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो। हेमा जी, अब आते हैं आपकी रचनात्मक प्रक्रिया की तरफ। आप कविता और कहानी दोनों विधाओं में लिखती हैं। दोनों की लेखन प्रक्रिया में क्या डिफरेंस या अंतर महसूस करती हैं, कुछ बताएंगी हमें? दोनों की लेखन में बस इतना अंतर है कि कविता हम बहुत थोड़े शब्दों में अपने दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। ये समझ लीजिए कि वो एक गागर में सागर भरना है कविता। और कहानी को क्या है, पात्रों के माध्यम से हम लोगों के दिलों में उससे भी उतर सकती हैं बहुत अच्छे से, और थोड़ा विस्तार पूर्वक हो जाती है। ये दोनों में अंतर। आप पात्र कैसे गढ़ती हैं, मतलब जीवन से उठाती है? मैं ये सवाल ऑफ तक कब पूछ रहा हूँ आपसे, जीवन जी से उठाती है या अपनी कल्पनाओं में ही उनको बड़ा करती हैं? किस तरह से, क्या है? नहीं, ये तो यथार्थ से ही पात्रों का यथार्थ से ही चयन हो जाता है अपने आप ही। जी। ये मन से और ना जीवन से ही। सारे पात्र मेरे सारे जीवंत हैं, जीवन से ही उठाती है यथार्थ।
काल्पनिक तो थोड़ी बहुत घटनाएं रहती हैं, ज्यादा नहीं, उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन काल्पनिक कम और जीवंतता ज्यादा रहती है उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे किसी कविता की प्रेरणा ने आप की कहानी का रूप ले लिया हो, या आप कहानी लिखने बैठी हो और आपने कविता लिख दी हो, ऐसा कभी होता है क्या? हुआ है, पहले मैंने एक कविता ही लिखी थी। ये अनचाहा फैसला था, पहले मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, फिर मुझे लगा कि मैं ये कविता लिख रही हूँ तो थोड़ा सा संदेश है इसमें, लोगों को शायद ना समझ में आए, तो फिर मैंने उसको कहानी लिखी अनचाहा फैसला। और ये अक्सर होता है, फिर कहानी लिखी तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो थोड़ा कहानी थोड़ी रोचक हो जाती है, और हर एक साधारण भाषा में होती तो हर उसको मतलब हर जन समझ सकता है उसे बड़े अच्छे से। ये बात आपने बड़ी गहरी कह दी कि कहानी चूंकि विस्तृत होती है और उसमें एक किस्सा होता है, तो लोगों तक वो बात अच्छी तरह से संप्रेषित होती है, जबकि कविता हर व्यक्ति हो सकता है नहीं समझे। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने, कविता और कहानी का ये जो अंतर बताने की बात कही है आपने, मजा आ गया इसको सुन के मुझे। अच्छा हेमा जी, आपकी रचनाओं के विषय अक्सर सामाजिक संवेदना और जीवन के मूल्य पर आधारित होते हैं। क्या ये सब आपकी व्यक्तिगत सोच से आता है, या आप कुछ अलग तरह से इसको अपने लेखन में लाती हैं? ये मेरी आप कुछ तो मेरी ना कहानियों पे कमलेश्वर जी की मतलब उनकी छाप है, लेकिन फिर भी जो मेरा बचपन से ही मेरा ये था, मैं बहुत भावुक हूँ, और भावुक थी भी और हूँ भी। तो ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, नहीं है मतलब जो मैंने समाज में देखा, एक लड़की की जन्म किस तरह से मतलब कितनी कटाक्षों का उसे सामना करना पड़ता है जब जन्म होता है, उसकी माँ को और उसको। तो हालांकि ये अब नहीं है इतना, लेकिन फिर भी ये दिखावा है, लड़कियों के साथ वे उसी तरह के कटाक्ष होते हैं आज भी, और ये अपन समाज में अच्छे से देख सकते हैं। इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ा मेरे जीवन पे। बिल्कुल सही है, समाज के अंदर एक नारी को की स्ट्रगल हमेशा चलती ही रहती है, चाहे किसी भी रूप में चले वो। बिल्कुल हाँ, सही कह रही है आप। हेमा जी, आपने बदलते जीवन मूल्य, अनचाहा फैसला, दगा, अधूरी तमन्ना जैसी कई कहानियां लिखी है। इनमें से कौन सी रचना आपके दिल के सबसे करीब है, और अगर है तो वो क्यों है? मेरी सभी रचनाएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सबसे अधिक करीब कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल ही है। फिर भी मैं ना जैसे दगा है, अनचाहा फैसला है और बदलते जीवन मूल्य, सभी रचनाओं को मैं बहुत दिल के करीब हैं ये रचनाएं मेरे। अभी मतलब देखते हुए तो सबसे ज्यादा अनचाहा फैसला है, जिसे मैं सबसे करीब मानूंगी दिल के। आपने अनचाहा फैसला के बारे में तो मैं बता ही दिया, उसका कथानक क्या था। जी। आपने काव्य कोश और प्रतिलिपि जैसी ई पत्रिकाओं में लगभग 70 रचनाएं प्रकाशित की हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लिखने का अनुभव कैसा रहा है आपका? इस पे मुझे ना बहुत अच्छा रहा है डिजिटल पत्रिका में लिखने का, क्योंकि इसमें एक तो कोई पक्षपात नहीं होता, सबसे बड़ी बात कि अच्छा। तुम्हारी कहानी छपना है कि नहीं छपना, ये आप उनके ऊपर निर्भर नहीं होता, और आपकी कहानी आपने डाला और जैसे प्रतिलिपि में है तुरंत आपकी छप जाती है, और ना इसका एक तो तुरंत रिस्पांस भी आता है, तब अच्छा लगता है तो अपन प्रोत्साहित होते हैं उससे, प्रतिक्रियाएं तुरंत अपन को मिल जाती हैं, और समीक्षा मिलने से अपन क्या है प्रोत्साहित होते हैं, तो वो अच्छी अच्छी और रचनाएं अपन लिखने की कोशिश करते हैं। ये है इसमें मतलब काफी आसान हो गया है। नहीं, ये बात आप सही बता रहे हैं। एक तरह से साहित्य एक अलग फॉर्म में लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, प्रतिलिपि जो आपने बताई है, शायद ये मैंने भी पढ़ी है, ये काफी रेगुलर छपने वाली ये डिजिटल हाँ, मैगजीन है। हाँ, अच्छी हाँ, है, बहुत अच्छी बच्ची। तो ये तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया ने नए लेखकों के लिए अवसर बढ़ाए हैं, हाँ, लेकिन क्या इससे कोई क्वालिटी या गुणवत्ता पर कहीं असर भी पड़ा है? हाँ, ये इस पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि इसमें कोई समीक्षा मिलती है बाद में मिलती है, लेकिन पहले छप जाता है,
और इससे पहले जो डिजिटल पत्रिका की जो रचनाएं नहीं होती थी, उनमें क्या है, पहले उनको रचनाओं को देखा जाता था तो साफ सुथरा साहित्य अपन को मिलता था। ये है, इसमें ये बस अंतर है दोनों में। तो गुणवत्ता पे काफी असर पड़ा है, कुछ खराब साहित्य, लेकिन उसका बाद में ही तो पता चलता है, इसमें छप जाती है। ये बात आपने मेरे ख्याल में बहुत ही महत्वपूर्ण बता दी यहाँ कि डिजिटल पत्रिकाओं में जो गुणवत्ता की बात आपने कही है, ये तो बहुत ही खास है कि इसमें छप जाती है, और क्योंकि आप उसको अपलोड कर देते हैं अपनी रचनाओं को उस पे, हाँ और तब तक उसकी कोई स्क्रूटनी टाइप चीज नहीं होती है, ये कहना चाह रही हैं आप? अच्छा। हाँ, ये कहना चाह रही हूँ, जिससे क्या है, साफ सुथरा एक एक अपन, जैसे कोई भी बात किसी ने गलत छाप दिया तो उससे क्या दुष्परिणाम होती है ना, बच्चों तक पहुंचता है, बड़ों तक पहुंचता है, जो भी है समाज तक पहुंचता है, तो वो छप जाता है। प्रतिक्रिया तो बाद में मिलती है। और ये उससे पहले जो डिजिटल से पहले पत्रिकाएं जो होती थी, वो डिसीजन लेके साफ सुथरी रचनाएं छापती थी। हाँ, वो ये तो एडिटर पहले उसको पढ़ता था, देखता था, अप्रूव हाँ, करता था, फिर आपके पास में अप्रूवल आता था उसका। हाँ, हाँ। इसमें ये ये काव्य कोश में है, ये काव्य कोश में अप्रूव होके छपती है, इसमें नहीं है। इस वाली प्रतिलिपि में नहीं है, लेकिन काव्य कोश में अप्रूव्ड नहीं होती तब तक नहीं छापती है वो। तो ठीक है हेमा जी, यहाँ ये जो नई पद्धति है इसके बारे में, लेखन की, इसके बारे में हम रुक जाते हैं और एक गाने के लिए ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ हम एक गाना सुनते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई, कहीं छटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। हेमा जी, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर जी के कवि सम्मेलन में आपको कैसा अनुभव रहा? ये क्या मुरैना में ही आयोजित हुआ था? इसके बारे में कुछ हमें बताइए। हाँ, ये क्या है, मैं ना ज्यादा मंच से उस समय जुड़ी नहीं थी और नया नया हुआ था। फिर जब मैंने अपना नाम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहां पर कविता पढ़ के, मैंने बेटी कविता पढ़ी थी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कुछ 10 कवियों को सम्मानित किया था, 10-11 कवियों को, और उसमें बुलाया था। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। और आपने एक निराला पीठ के बैनर तले भी काव्य पाठ और सम्मान हुआ है आपका। उस पल की कोई याद अगर हो तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। उस पल की एक ही याद है, बहुत काफी समय हो गया इसको, 15-20 साल, 15 साल से ऊपर हो गए होंगे। और तो इसका सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो आज तक मेरे पास जो 1100 रुपए का मुझे लिफाफा दिया गया था, वो मुझे आज तक मेरे पास रखा हुआ है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है कि मैंने ना, ये कविता के उसमें मिला है मुझे, और हमेशा उसको संभाल के रखती हूँ। बड़ी अच्छी रोमांचित अनुभव है, रोमांचित वो देता है खुशी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत मजा आ गया है बात सुन के। अच्छा, क्योंकि वैसे कितना भी पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन हाँ, वो जो आपको 1100 रुपए मिले हैं, वो आपकी हाँ, एक तरह की धरोहर है हमेशा के लिए। हाँ। एक ये इसमें मिला था, एक इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी वाले में भी एक 500 रुपए का लिफाफा, श्रीफल और शॉल, वो भी मैंने बड़े उससे संभाल के रखा हुआ है कि ये याद बड़ी, मतलब जो हृदय से
खुशी देती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझने वाली बात है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपकी क्या भावनाएं रही होंगी, और आज भी जब उनको देखती होंगी आप, तो आपको कितना अच्छा होगा। और बहुत अपने बच्चों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ जब शेयर करेंगी आपके, देखिए ये मेरे को उस समय मिला था, कितना अच्छा लगता होगा आपको। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो हेमा जी, जब आप मंच से कविता पढ़ती हैं, तो श्रोताओं की प्रतिक्रिया से आपको क्या ऊर्जा मिलती है? मैं जब मंच से कपड़ा पढ़ती हूँ तो श्रोताओं की प्रतिक्रिया मुझे प्रेरणादायक रचना लिखने की ऊर्जा प्रदान करती है और सदा जवा रखने की उमंग भर देती है, उनका उत्साह। बहुत सुंदर। तो अब हमने कवि सम्मेलन की इतनी बातें कर ली, तो इस पे अगर हम आपसे कोई कविता नहीं सुनेंगे तो बहुत हमें मजा नहीं आएगा। तो क्या प्लीज एक कोई कविता अपनी छोटी सी, भले ही है वो, लेकिन हमें सुनाइए जरूर यहाँ। जी जी जी। मैं आपको मैं नारी हूँ, ये शीर्षक से आपको कविता सुनाऊंगी। हाँ, मैं स्वाभाविक। नारी हूँ, घायल हूँ रिश्तों की तलवारों से। मैं नारी हूँ, घायल हूँ रिश्तों की तलवारों से। जिव्या के प्रखर प्रहारों से, जिव्या के प्रखर प्रहारों से। व्यथित व्यथित हूँ अनचाहे व्यवहारों से, व्यथित हूँ अनचाहे व्यवहारों से। अनादर की कटार के वारों से, अनादर की कटार के वारों से। ईर्ष्या के विषैले संहारों से, ईर्ष्या के विषैले संहारों से। बेचारी पराया धन की ललकारों से, बेचारी पराया धन की ललकारों से। अनगिनत सुरक्षा के पहरेदारों से। मैं नारी हूँ, घायल हूँ रिश्तों की तलवारों से। रूप और देह के गुनहगारों से, रूप और देह के गुनहगारों से। परेशान हूँ मुखौटों के किरदारों से, परेशान हूँ मुखौटों के किरदारों से। सुरा और सट्टे के व्यापारों से। मैं नारी हूँ, घायल हूँ रिश्तों की तलवारों से। मैं नारी हूँ, घायल हूँ रिश्तों की तलवारों से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेमा जी, मजा आ गया सुन के। और ये जो आपने बात कही, अनादर अनाथ। अनादर की कटर, बहुत सुंदर हाँ लगी। बहुत 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 बहुत। क्योंकि हमारे यहाँ कई बार अनादर कहें या अंग्रेजी में उसको इग्नोर कह दें, तो भी वो कटार सा ही लगता है कई बार महिलाओं के लिए। तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल। भाव आप लाइए इसके अंदर, ये बहुत ही सुंदर है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सारी लाइनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप सुना रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के आपकी ये लाइन्स। ये जो हम चाहे आदर नहीं करें, लेकिन अनादर किसी का कर दें या उसको हाँ, इग्नोर कर दें, तो वो बड़ा एक नारी के लिए एक बहुत ही पीड़ा का विषय हो पीड़ा का जाता है। बिल्कुल, पीड़ा का वो। बहुत सुंदर। तो चलिए हेमा जी, आप थोड़ा सा रुख बदलते हैं। आपको धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का भी शौक है। क्या यात्राएं भी आपकी रचनाओं को प्रभावित करती हैं? जी हाँ, मैं यात्राएं भी बहुत प्रभावित करती हैं। धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमसे कुछ बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो। ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कुछ अपनी जैसे वो कहानियां वो लोग सुना रही हैं इमारतें, ऐसा प्रतीत होता है मुझे जब भी मैं यात्रा करने जाती हूँ तब। कोई खास ऐतिहासिक स्थल अगर आपकी जहन में हो या ताजा हो, जो आपने जहाँ की यात्रा की हो, कोई एक बताइए नाम, कोई जो बहुत अच्छा लगा हो आपको। मैंने वैष्णव देवी के उस पर मैंने एक रचना लिखी थी, हालांकि वो मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है। जी जी। वैष्णव देवी के जो देवदार के वृक्ष हैं, वो देख हम्म। के ऐसा लगता है बहुत, मतलब वो लोग ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रहे हैं, ओहो। बड़े ही खड़े, और ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है मानो अपन से कुछ सुना रहे हैं कि हम यहाँ इस तरह खड़े हैं, सारा बर्फ भी पड़ रही है हमारे ऊपर। इस तरह से वो रचना है, और वो मैंने उसी समय लिखी थी, और वो बहुत, वहां की यात्रा मुझे, और एक तीर्थ यात्रा केवल मैंने यमुनोत्री की कर पाई थी। ऐसा लगता है मानो वो स्वर्ग में है, अपन पहुंच गए हैं। इतनी इतनी अच्छी जगह है, स्थान है। हालांकि आगे का तीर्थ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया था,
क्योंकि 2013 में जो प्रलय हुआ था उसमें हम लोग फंस गए थे। तो आगे की यात्रा मेरे बेटे ने मुझे अभी तक नहीं करने दी है। कह लगे मैं साथ ले जाऊंगा तभी कराऊंगा। अरे वाह, ये तो देवदार कुछ कहते हैं, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी है आपकी। और वो जो पहाड़ी स्थलों का जो आनंद होता है और जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े देवदार के और बर्फ पड़ रही होती है, आपने तो शब्द चित्र खींच दिया वहां का। हालांकि अपने पे समय इतना नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी बातें होती तो हम इसके बारे में करते। चलिए, तो यहाँ इन देवदार वृक्ष ने आपसे क्या कहा, इसके लिए हम एक गाने के लिए गाना सुनते हैं। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। तो हेमा जी, अब ये बताइए कि लेखन के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देती है? लेखन के अलावा मेरे को अपनी चीजें जैसे खुद बनाना, मतलब बहुत सारी रचनाएं करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे अपने हाथ से अपने कपड़े सिलना या भगवान के कपड़े सिलना, मतलब कुछ भी, जो कोई भी कार्य है, खाना बनाना, सारे कार्य मुझे अपने हाथ से करके बड़े ही सुकून देते हैं। मतलब अपनी सारा अपना जो मन का जो रहता है, जैसे एक अपन चित्र खींचा कि हमें ऐसा पहनना है, ऐसा ड्रेस डिजाइन जैसे बोलते हैं, ड्रेस डिजाइन करना, तो वो सारा मुझे खुद करना अच्छा लगता है। अपना मुझे किस तरह, किस जगह, किस तरह का पहनना है, तो इसमें मुझे बड़ा, ये रचनाएं करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और खाना बनाना भी बहुत, कुछ नई रेसिपी ट्राई करना, मतलब बनाना, कुछ अलग हटके बनाना है, वो भी मुझे अपने हाथ से बनाना बहुत पसंद है। वाह, तो आप अपनी ड्रेस खुद डिजाइन कर लेती हैं? जी कमाल है। जी जी, मैं ड्रेस डिजाइन और अपनी जैसे कपड़े, और उसके अलावा अपने बाल भी मैं अपने बदलती ही रह, मतलब कोई ये नहीं है कि एक स्टाइल रहेगा, सारे ना बदलती ही रहती हूँ। वो भी अच्छा, अपने मन से इससे बोलूंगी कि मुझे ऐसे करना, करवाना है, कटवाना है, इस तरह से कटवाती हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आप अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने प्रति भी बहुत ज्यादा कंसर्न है, मतलब उसके लिए भी प्रयास करती है, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति कराता है ये सब। बहुत बहुत सुंदर है। अपने आप को जो लोग प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो ही इतनी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। चलिए हेमा जी, अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं इस इंटरव्यू की। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में साहित्य को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आप जो नए युवा लेखक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज की तेज तर्रार या भागती हुई जिंदगी कहें, इसके लिए मैं साहित्य को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा लेखकों से यही कहना चाहूंगी कि वो जो भी लिखें, अपने आप को समाज का निर्माता मानकर या इसे ध्यान में रखकर लिखें, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार और जीवन मूल्य प्रदान कर सकें। और इसी के लिए मैं उनको प्रेरित करूंगी कि वो कुछ, हर रचना में कुछ सीख छोड़ें। ये बहुत सुंदर बात है कि हर रचना उनका कोई नई चीज या नई सीख लेके दुनिया के सामने आए। जी, बहुत बढ़िया।
तो डॉक्टर हेमा जी, आपके अनुभवों, आपके विचारों और आपकी रचनात्मक दुनिया से जुड़कर आज का ये संवाद बेहद समृद्ध हो गया। आपकी कविताओं और कहानियों में जो सादगी, संवेदना और जीवन की गहराई है, वह हर पाठक और श्रोता के मन को छू जाती है। आपसे मिलकर यह विश्वास और गहरा हुआ है कि शब्द जब सच्चे मन से लिखे जाएं, तो वे समाज में बदलाव की एक कोमल लहर जरूर बनते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपकी लेखनी यूं ही नई दिशाएं रोशन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, और धन्यवाद श्रोताओं को भी। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई रचनात्मक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।